नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता अध्याय 4। आधा घंटा चलने के बाद मैंने अपने को इस बाग में, जिसमें आप बैठे हैं, पश्चिम और उत्तर के कोण में पाया और घूमता फिरता इस कमरे में पहुंचा, हाथ से इशारा करके। यह देखिए, दीवार में जो अलमारी है, असल में वह अलमारी नहीं, दरवाजा है। लात मारने से खुल जाता है। मैंने लात मारकर यह दरवाजा खोला और इसके अंदर घुसा। भीतर बिल्कुल अंधकार था। लगभग 200 कदम जाने के बाद दीवार मिली। इसी तरह यहां भी लात मारकर दरवाजा खोला और ठीक उसी जगह पहुंचा जहां कुमारी चंद्रकांता और चपला बेबस पड़ी रो रही थी। मेरे बगल से ही एक दूसरा रास्ता उस चुनारगढ़ वाले तिलिस्म को गया था, जिसके एक टुकड़े को कुमार ने तोड़ा है। मुझे देखते ही ये दोनों घबरा गईं। मैंने कहा, तुम लोग डरो मत, मैं तुम दोनों को छुड़ाने आया हूं। यह कहकर जिस राह से मैं गया था, उसी राह से कुमारी चंद्रकांता और चपला को साथ ले इस बाग में लौट आया। इतना हाल, इतनी कैफियत, इतना रास्ता तो मैं जानता था। इससे ज्यादा इस खोह का हाल मुझे कुछ भी मालूम न था। कुमारी और चपला को खोह के बाहर कर देना या घर पहुंचा देना मेरे लिए कोई बड़ी बात न थी, मगर मुझको यह मंजूर था कि यह छोटा सा तिलिस्म कुमारी के हाथ से टूटे और यहाँ का माल असबाब इनके हाथ लगे। मैं क्या, सभी कोई इस बात को जानते होंगे और सबों को यकीन होगा कि कुमारी चंद्रकांता को इस कैद से छुड़ाने के लिए ही कुमार चुनारगढ़ वाले तिलिस्म को तोड़ रहे थे। माल खजाने की इनको लालच न थी। अगर मैं कुमारी को यहाँ से निकाल कर आपके पास पहुंचा देता, तो कुमार उस तिलिस्म को तोड़ना बंद कर देते और वहां का खजाना भी यूं ही रह जाता। मैं आप लोगों की बढ़ती चाहने वाला हूं। मुझे यह कब मंजूर हो सकता था कि इतना माल असबाब बर्बाद जाए और कुमार या कुमारी चंद्रकांता को न मिले। मैंने अपने जी का हाल कुमारी और चपला से कहा और यह भी कहा कि अगर मेरी बात न मानोगी तो तुम्हें इसी बाग में छोड़कर मैं चला जाऊंगा। आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात मंजूर की और कसम खाई कि मेरे कहने के खिलाफ कोई काम न करेगी। मुझे यह तो मालूम ही न था कि यहाँ का माल असबाब क्यों कर हाथ लगेगा और इस खजाने की ताली कहाँ है, मगर यह यकीन हो गया कि कुमारी जरूर इस तिलिस्म की मालिक होगी। इसी फिक्र में 2 रोज तक परेशान रहा। इन बागीचों की हालत बिल्कुल खराब थी, मगर 2-4 फलों के पेड़ ऐसे थे कि हम तीनों ने तकलीफ न पाई। तीसरे दिन पूर्णिमा थी। मैं उस बावड़ी के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था। कुमारी और चपला इधर उधर टहल रही थीं। इतने में चपला दौड़ी हुई मेरे पास आई और बोली, जल्दी चलिए, इस बाग में एक ताज्जुब की बात दिखाई पड़ी है। मैं सुनते ही खड़ा हुआ और चपला के साथ वहां गया, जहां कुमारी चंद्रकांता पूरब की दीवार तले खड़ी गौर से कुछ देख रही थी। मुझे देखते ही कुमारी ने कहा, बाबा जी देखिए, इस दीवार की जड़ में एक सुराख है, जिसमें से सफेद रंग की बड़ी बड़ी चींटियां निकल रही हैं। यह क्या मामला है? मैंने अपने उस्ताद से सुना था कि सफेद चींटियां जहां नजर पड़े समझना कि वहां जरूर कोई खजाना या खजाने की ताली है। यह ख्याल करके मैंने अपनी कमर से खंजर निकाल कुमारी के हाथ में दे दिया और कहा कि तुम इस जमीन को खोदो। अस्तु मेरे कहे मुताबिक कुमारी ने उस जमीन को खोदा। हाथ ही भर के बाद कांच की छोटी सी हांडी निकली, जिसका मुंह बंद था। कुमारी के ही हाथ से वह हांडी मैंने तोड़वाई। उसके भीतर किसी किस्म का तेल भरा हुआ था, जो हांडी टूटते ही बह गया और ताली का एक गुच्छा उसके अंदर से मिला, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन कुमारी चंद्रकांता के हाथ में ताली का गुच्छा देकर मैंने कहा, चारों तरफ घूम घूम कर देखो, जहां ताला नजर पड़े इन तालियों में से किसी ताली को लगाकर खोलो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुख्तसर ही में बयान करके इस बात को खत्म करता हूँ। उस गुच्छे में 30 तालियां थीं। कई दिनों में खोजकर हम लोगों ने 30 ताले खोले। 3 दरवाजे तो ऐसे मिले जिनसे हम लोग ऊपर ऊपर इस तिलिस्म के बाहर हो जाएं। 4 बाग और 23 कुठरियां असबाब और खजाने की निकली, जिसमें हर एक किस्म का अमीरी का सामान और बेहद खजाना मौजूद था। जब ऊपर ही ऊपर तिलिस्म से बाहर हो जाने का रास्ता मिला, तब मैं अपने घर गया और कई लौंडियां और जरूरी चीजें कुमारी के वास्ते लेकर फिर यहाँ आया। कई दिनों में यहाँ के सब ताले खोले गए। तब तक यहाँ रहते रहते कुमारी की तबीयत घबरा गई। मुझसे कई दफा उन्होंने कहा, मैं इस तिलिस्म के बाहर घुमान फिराना चाहती हूँ। बहुत जिद करने पर मैंने इस बात को मंजूर किया। अपनी कारीगरी से इन लोगों की सूरत बदली और 2-3 घोड़े भी ला दिए, जिन पर सवार होकर ये लोग कभी कभी तिलिस्म के बाहर घूमने जाया करती। इस बात की ताकीद कर दी थी कि अपने को छिपाए रहें, जिससे कोई पहचानने न पाए। इन्होंने भी मेरी बात पूरे तौर पर मानी और जहां तक हो सका अपने को छिपाया। इस बीच में धीरे धीरे में इन बागों की भी दुरुस्ती की गई। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने उस तिलिस्म का खजाना हासिल किया
और यहाँ का माल असबाब जो कुछ छिपा था कुमारी को मिल गया। जयसिंह की तरफ देखकर, आज तक यह कुमारी चंद्रकांता मेरी लड़की या मालिक थी। अब आपकी जमा आपके हवाले करता हूँ। महाराज शिवदत्त की रानी पर रहम खाकर कुमारी ने दोनों को छोड़ दिया था और इस बात की कसम खिला दी थी कि कुमार से किसी तरह की दुश्मनी न करेंगे, मगर उस दुष्ट ने न माना। पुराने साथियों से मुलाकात होने पर बदमाशी पर कमर बांधी और कुमार के पीछे लश्कर की तबाही करने लगा। आखिर लाचार होकर मैंने उसे गिरफ्तार किया और इस खोह में उसी ठिकाने फिर ला रखा जहां कुमार ने उसे कैद करके डाल दिया था। अब और जो कुछ आपको पूछना हो पूछिए, मैं सब हाल कह आप लोगों की शंका मिटाऊं। सुरेंद्र, पूछने को तो बहुत सी बातें थीं, मगर इस वक्त इतनी खुशी हुई है कि वे तमाम बातें भूल गया हूं। क्या पूछूं? खैर, फिर किसी वक्त पूछ लूंगा। कुमारी की मदद आपने क्यों की? जय सिंह, हाँ, यही सवाल मेरा भी है, क्योंकि आपका हाल जब तक नहीं मालूम होता तबीयत की घबराहट नहीं मिटती। इस पर आप कई दफा कह चुके हैं कि मैं योगी महात्मा नहीं हूँ। ये सुनकर हम लोग और भी घबरा रहे हैं कि अगर आप वह नहीं हैं जो सूरत से जाहिर है, तो फिर कौन है? बाबा जी, खैर, यह भी मालूम हो जाएगा। जय सिंह कुमारी चंद्रकांता की तरफ देखकर, बेटी, क्या तुम भी नहीं जानती कि यह योगी कौन है? चंद्रकांता हाथ जोड़कर, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, मगर कहूँ क्यों कर? इन्होंने तो मुझसे सख्त कसम खिला दी है, इसी से मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बाबा जी, आप जल्दी क्यों करते हैं? अभी थोड़ी देर में मेरा हाल भी आपको मालूम हो जाएगा। पहले चलकर उन चीजों को तो देखिए जो कुमारी चंद्रकांता को इस तिलिस्म से मिली हैं। जय सिंह, जैसी आपकी मर्जी। बाबा जी उसी वक्त उठ खड़े हुए और सभी को साथ ले दूसरे बाग की तरफ चले। बाबा जी यहाँ से उठकर महाराज जय सिंह वगैरह को साथ ले दूसरे बाग में पहुंचे और वहां घूम फिर कर तमाम बाग, इमारत, खजाना और सब असबाबों को दिखाने लगे जो इस तिलिस्म में से कुमारी ने पाया था। महाराज जय सिंह उन सब चीजों को देखते ही एकदम बोल उठे, वाह वाह, धन्य थे वे लोग जिन्होंने इतनी दौलत इकट्ठी की थी। मैं अपना बिल्कुल राज्य बेचकर भी अगर इस तरह के दहेज का सामान इकट्ठा करना चाहता तो इसका चौथाई भी न कर सकता। सबसे ज्यादा खजाना और जवाहिर खाना उस बाग और दीवान खाने के तहखाने में नजर पड़ा जहां कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर का दरबार देखा था। तीसरे और चौथे भाग के शुरू में पहाड़ी बाग, कोठरियों और रास्ते का कुछ हाल हम लिख चुके हैं। 2-3 दिनों में सिद्ध बाबा ने इन लोगों को उन जगहों की पूरी सैर कराई। जब इन सब कामों से छुट्टी मिली और सब कोई दीवान खाने में बैठे, उस वक्त महाराज जय सिंह ने सिद्ध बाबा से कहा, आपने जो कुछ मदद कुमारी चंद्रकांता की करके उसकी जान बचाई, उसका एहसान तमाम उम्र हम लोगों के सिर रहेगा। आज जिस तरह हो आप अपना हाल कहकर हम लोगों के आश्चर्य को दूर कीजिए। अब सब्र नहीं किया जाता। महाराज जय सिंह की बात सुन सिद्ध बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं भी अपना हाल आप लोगों पर जाहिर करता हूँ, जरा सब्र कीजिए। इतना कहकर जोर से जफील सीटी बजाई। उसी वक्त 3-4 लौंडियां दौड़ती हुई आकर उनके पास खड़ी हो गईं। सिद्धनाथ बाबा ने हुक्म दिया, हमारे नहाने के लिए जल और पहनने के लिए असली कपड़ों का संदूक उंगली का इशारा करके इस कोठरी में लाकर जल्द रखो। आज मैं इस मृगछाले और लंबी दाढ़ी को इस्तीफा दूंगा। थोड़ी ही देर में सिद्ध बाबा के हुक्म की तामीर हो गई। तब तक इधर उधर की बातें होती रहीं। इसके बाद सिद्ध बाबा उठकर उस कोठरी में चले गए जिसमें उनके नहाने का जल और पहनने के कपड़े रखे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद नहा धो और कपड़े पहनकर सिद्ध बाबा उस कोठरी के बाहर निकले। अब तो इनको सिद्ध बाबा कहना मुनासिब नहीं, आज तक बाबा जी कह चुके, बहुत कहा। अब तो तेज सिंह के बाप जीत सिंह कहना ठीक है। अब पूछने या हाल चाल मालूम करने की फुर्सत कहाँ। महाराज सुरेंद्र सिंह तो जीत सिंह को पहचानते ही उठे और यह कहा, तुम मेरे भाई से भी 1000 दर्जे बढ़ के हो। गले लगा लिया और कहा, जब महाराज शिवदत्त और कुमार से लड़ाई हुई तब तुमने सिर्फ 500 सवार लेकर कुमार की मदद की थी। आज तो तुमने कुमार से भी बढ़कर नाम पैदा किया और पुश्तः पुश्त के लिए नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों राज्यों के ऊपर अपने एहसान का बोझ रखा। तीर तक गले लगाए रहे। इसके बाद महाराज जय सिंह ने भी उन्हें बराबरी का दर्जा देकर गले लगाया। तेज सिंह और देवी सिंह वगैरह ने भी बड़ी खुशी से पूजा की। अब मालूम हुआ कि कुमारी चंद्रकांता की जान बचाने वाले, नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों की इज्जत रखने वाले, दोनों राज्यों की तरक्की करने वाले, आज तक अच्छे अच्छे अय्यारों को धोखे में डालने वाले, कुंवर वीरेंद्र सिंह को धोखे में डालकर विचित्र तमाशा दिखाने वाले, पहाड़ी से कूदते हुए कुमार को रोककर जान बचाने और चुनारगढ़ राज्य में फतह का डंका बजाने वाले सिद्धनाथ योगी बने हुए यही महात्मा जीत सिंह थे। इस वक्त की खुशी का क्या अंदाजा है। अपने अपने में सब ऐसे मग्न हो रहे हैं कि त्रिभुवन की संपत्ति की तरफ हाथ उठाने को जी नहीं चाहता।
कुंवर वीरेंद्र सिंह को कुमारी चंद्रकांता से मिलने की खुशी जैसी भी थी, आप खुद ही सोच समझ सकते हैं। इसके सिवाय इस बात की खुशी बेहद हुई कि सिद्धनाथ का एहसान किसी के सिर न हुआ, या अगर हुआ तो जीत सिंह का। सिद्धनाथ बाबा तो कुछ थे ही नहीं। इस वक्त महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह का आपस में दिली प्रेम कितना बढ़ चढ़ रहा है, वे ही जानते होंगे। कुमारी चंद्रकांता को घर ले जाने के बाद शादी के लिए खत भेजने की ताब किसे। जयसिंह ने उसी वक्त कुमारी चंद्रकांता के हाथ पकड़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पैर पर डाल दिया और डबरबाई आंखों को पोंछकर कहा, आप आज्ञा कीजिए कि इस लड़की को मैं अपने घर ले जाऊं और जात बिरादरी तथा पंडित लोगों के सामने कुंवर वीरेंद्र सिंह की लौंडी बनाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कुमारी को अपने पैर से उठाया और बड़ी मोहब्बत के साथ महाराज जयसिंह को गले लगाकर कहा, जहां तक जल्दी हो सके आप कुमारी को लेकर विजयगढ़ जाएं, क्योंकि इसकी मां बेचारी मारे गम के सूख कर कांटा हो रही होगी। इसके बाद महाराज सुरेंद्र सिंह ने पूछा, अब क्या करना चाहिए? जीत सिंह, अब सभी को यहाँ से चलना चाहिए, मगर मेरी समझ में यहाँ से माल असबाब और खजाने को ले चलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अव्वल तो यह माल असबाब सिवाय कुमारी चंद्रकांता के किसी के मतलब का नहीं, इसलिए कि दहेज का माल है। इसकी तालियां भी पहले से ही इनके कब्जे में रही हैं। यहाँ से उठा कर ले जाने और फिर इनके साथ भेजकर लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे, यहाँ की आबोहवा कुमारी को बहुत पसंद है। जहां तक मैं समझता हूँ कुमारी चंद्रकांता फिर यहाँ आकर कुछ दिन जरूर रहेंगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ से खाली हाथ सिर्फ कुमारी चंद्रकांता को लेकर बाहर होना चाहिए। बहादुर और पूरे अय्यार जीत सिंह की राय को सभी ने पसंद किया और वहां से बाहर होकर नौगढ़ और विजयगढ़ जाने के लिए तैयार हुए। जीत सिंह ने कुल लौंडियों को जिन्हें कुमारी की खिदमत के लिए वहां लाए थे बुला के कहा, तुम लोग अपने अपने चेहरे को साफ करके असली सूरत में उस पालकी को लेकर जल्द यहाँ आओ जो कुमारी के लिए मैंने पहले से मंगा रखी है। जीत सिंह का हुक्म पाकर वे लौंडियां जो गिनती में 20 होंगी दूसरे बाग में चली गईं और थोड़ी ही देर बाद अपनी असली सूरत में एक निहायत उम्दा सोने की जड़ाऊ पालकी अपने कंधों पर लिए हाजिर हुई। कुंवर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने अब इन लौंडियों को पहचाना। तेज सिंह ने ताज्जुब में आकर कहा, वाह वाह, अपने घर की लौंडियों को आज तक मैंने न पहचाना। मेरी माँ ने भी यह भेद मुझसे न कहा। जिस राह से कुंवर वीरेंद्र सिंह वगैरह आया जाया करते थे और महाराज जय सिंह वगैरह आए थे, वह राह इस लायक नहीं थी कि कोई हाथी घोड़ा या पालकी पर सवार होकर आए, और ऊपर वाली दूसरी राह में खोह के दरवाजे तक जाने में कुछ चक्कर पड़ता था। इसलिए जीत सिंह ने कुमारी के वास्ते पालकी मंगाई, मगर दोनों महाराज और कुंवर वीरेंद्र सिंह किस पर सवार होंगे, अब वे सोचने लगे। वहां खोह में 2 घोड़े भी थे जो कुमारी की सवारी के वास्ते लाए गए थे। जीत सिंह ने उन्हें महाराज जय सिंह और राजा सुरेंद्र सिंह की सवारी के लिए तजवीज करके कुमार के वास्ते एक हवादार मंगवाया, लेकिन कुमार ने उस पर सवार होने से इनकार करके पैदल चलना कबूल किया। उसी बाग के दक्षिण तरफ एक बड़ा फाटक था जिसके दोनों बगल लोहे की 2 खूबसूरत पुतलियां थीं। बाएं तरफ वाली पुतली के पास जीत सिंह पहुंचे और उसकी दाहिनी आंख में उंगली डाली। साथ ही उसका पेट 2 पल्ले की तरह खुल गया और बीच में चांदी का एक मुट्ठा नजर पड़ा, जिसे जीत सिंह ने घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे मुट्ठा घुमाते थे वैसे वैसे वह फाटक जमीन में घुसता जाता था, यहाँ तक कि तमाम फाटक जमीन के अंदर चला गया और बाहर खुशनुमा सब्ज से भरा हुआ मैदान नजर पड़ा। फाटक खुलने के बाद जीत सिंह फिर इन लोगों के पास आकर बोले, इसी राह से हम लोग बाहर चलेंगे। दिन आधी घड़ी से ज्यादा न बीता होगा जब महाराज जय सिंह और सुरेंद्र सिंह घोड़े पर सवार हो कुमारी चंद्रकांता की पालकी आगे कर फाटक के बाद दोनों महाराजों के बीच में दोनों हाथों से दोनों घोड़ों की रकाब पकड़े हुए जीत सिंह बातें करते और इनके पीछे कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों को चारों तरफ लिए कन्हैया बने खोह के फाटक की तरफ रवाना हुए। पहर भर चलने के बाद ये लोग उस लश्कर में पहुंचे जो खोह के दरवाजे पर उतरा हुआ था। रात भर उसी जगह रहकर सुबह को कूच किया। यहाँ से खूबसूरत और कीमती कपड़े पहनकर कहारों ने कुमारी की पालकी उठाई और महाराज जयसिंह के साथ विजयगढ़ रवाना हुए, मगर वे लौंडियां भी जो आज तक कुमारी के साथ थीं और यहाँ तक कि उनकी पालकी उठा कर लाई थीं, मोहब्बत की वजह और महाराज सुरेंद्र सिंह के हुक्म से कुमारी के साथ गई। राजा सुरेंद्र सिंह कुमार को साथ लिए हुए नौगढ़ पहुंचे। कुंवर वीरेंद्र सिंह पहले महल में जाकर अपनी मां से मिले और कुलदेवी की पूजा करके बाहर आए। अब तो बड़ी खुशी से दिन गुजरने लगे। 8वें ही रोज महाराज जय सिंह का भेजा हुआ तिलक पहुंचा और बड़ी धूमधाम से वीरेंद्र सिंह को चढ़ाया गया। पाठक,
अब तो कुंवर वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता का वृत्तांत समाप्त ही हुआ समझिए। बाकी रह गई सिर्फ कुमार की शादी। इस वक्त तक सब किस्से को मुख्तसर लिखकर सिर्फ बारात के लिए कई वर्क कागज के रंगना मुझे मंजूर नहीं। मैं यह नहीं लिखना चाहता कि नौगढ़ से विजयगढ़ तक रास्ते की सफाई की गई, केवड़े के जल से छिड़काव किया गया, दोनों तरफ बिल्लौरी हांडियां रोशन की गईं, इत्यादि। आप खुद ख्याल कर सकते हैं कि ऐसे आशिक माशूक की बारात किस धूमधाम की होगी। इस पर दोनों ही राजा और दोनों ही की एक एक औलाद तिलिस्म फतह करने और माल खजाना पाने की खुशी ने और दिमाग बढ़ा रखा था। मैं सिर्फ इतना ही लिखना पसंद करता हूं कि अच्छी सायत में कुंवर वीरेंद्र सिंह की बारात बड़े धूमधाम से विजयगढ़ की तरफ रवाना हुई। विजयगढ़ में जनवासे की तैयारी सबसे बढ़ी चढ़ी थी। बारात पहुंचने के पहले ही समा बंधा हुआ था। अच्छी अच्छी खूबसूरत और गाने के इनको पूरे तौर पर जानने वाली नृतिकाओं से महफिल भरी हुई थी। मगर जिस वक्त बारात पहुंची, अजब झमेला मचा। बारात के आगे आगे महाराज शिवदत्त बड़ी तैयारी से घोड़े पर सवार सरपेंच बांधे कमर से दोहरी तलवार लगाए, हाथ में झंडा लिए जनवासे के दरवाजे पर पहुंचे। इसके बाद धीरे धीरे कुल जुलूस पहुंचा। दूल्हा बने हुए कुमार घोड़े से उतरकर जनवासे के अंदर गए। कुमार वीरेंद्र सिंह का घोड़े से उतरकर जनवासे के अंदर जाना ही था कि बाहर हो हल्ला मच गया। सब कोई देखने लगे कि दो महाराज शिवदत्त आपस में लड़ रहे हैं। दोनों की तलवारें तेजी के साथ चल रही हैं और दोनों ही के मुंह से यही आवाज निकल रही है, हमारी मदद को कोई ना आए, सब दूर से तमाशा देखें। एक महाराज शिवदत्त तो वही थे जो अभी अभी सरपेंच बांधे हाथ में झंडा लिए घोड़े पर सवार आए थे, और दूसरे महाराज शिवदत्त मामूली पोशाक पहने हुए थे मगर बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर में हमारे शिवदत्त को, जो झंडा उठाए घोड़े पर सवार आए थे, इतना मौका मिला कि कमर में से कमंद निकाल अपने मुकाबले वाले दुश्मन महाराज शिवदत्त को बांध लिया और घसीटते हुए जनवासे के अंदर चले। पीछे पीछे बहुत से आदमियों की भीड़ भी इन दोनों को ताज्जुब भरी निगाहों से देखती हुई अंदर पहुंची। हमारे महाराज शिवदत्त ने दूसरे साधारण पोशाक पहने हुए महाराज शिवदत्त को एक खंबे के साथ खूब कसकर बांध दिया और एक मशालची के हाथ से, जो उसी जगह मशाल दिखा रहा था, मशाल लेकर उनके हाथ में थमाई। आप कुंवर वीरेंद्र सिंह के पास जा बैठे। उसी जगह सोने का जड़ाऊ बर्तन गुलाब जल से भरा हुआ रखा था। उससे रुमाल तर करके हमारे महाराज ने अपना मुंह पोंछ डाला। पोशाक वही, सरपेंच वही, मगर सूरत तेज सिंह बहादुर की अब तो मारे हंसी के पेट में बल पड़ने लगा। पाठक, आप तो इस दिल्लगी को खूब समझ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ भ्रम हो गया तो मैं लिखे देता हूं। हमारे तेज सिंह अपने कौल के मुताबिक महाराज शिवदत्त की सूरत बना सरपेंच फतेह का सरपेंच जो देवी सिंह लाए थे, बांध झंडा ले कुमार की बारात के आगे आगे चले थे। उधर असली महाराज शिवदत्त, जो महाराज सुरेंद्र सिंह से जान बचा तपस्या का बहाना कर जंगल में चले गए थे, कुंवर वीरेंद्र सिंह की बारात की कैफियत देखने आए। फकीरी करने का तो बहाना ही था, असल में तो तबीयत से बदमाशी और खुटाई गई नहीं थी। महाराज शिवदत्त बारात की कैफियत देखने आए, मगर आगे आगे झंडा हाथ में लिए अपनी सूरत देख समझ गए कि किसी अय्यार की बदमाशी है। क्षत्रिपन का खून जोश में आ गया, गुस्से को संभाल न सके, तलवार निकालकर लड़ ही गए। आखिर नतीजा यह हुआ कि उनको महफिल में मशालची बनना पड़ा और कुंवर वीरेंद्र सिंह की शादी खुशी खुशी कुमारी चंद्रकांता के साथ हो गई। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता अध्याय 4। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।